गुड मॉर्निंग 11C। चिल्ड्रन, बर्नौलीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग ने पढ़ा था कि बर्नौलीज़ थ्योरम में है क्या। बर्नौलीज़ थ्योरम पहली बात तो आइडियल लिक्विड के लिए अप्लाई होती है, आइडियल लिक्विड या आइडियल गैस के लिए, या जनरल फॉर्म में कह दें तो आइडियल फ्लूइड के लिए अप्लाई होती है। जब भी कोई आइडियल फ्लूइड किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में से फ़्लो करता है, स्ट्रीम लाइन फ़्लो करता है, तो ट्यूब के हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो कांस्टेंट होता है। अब उसको प्रूफ करके दिखाना है, तो मैंने यहाँ एक ट्यूब दिखा रखी है, नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, BE नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, और B पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, E पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, B पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर P1 है और E पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर P2 है। ठीक है, यानी A1 A2 इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब चिल्ड्रन मैं ये निकाल रहा हूँ कि जो B वाले पॉइंट से जो लिक्विड एंटर कर रहा है V1 वेलोसिटी से, उसने डेल्टा T टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है। मैंने सपोज कर लिया है कि लिक्विड डेल्टा T टाइम में B से C तक की डिस्टेंस कवर करता है। इसमें डेल्टा T की वैल्यू बहुत कम है, तो एट B डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड इन टाइम डेल्टा T। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, और ये B और C जो है बहुत क्लोज हैं, तो मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर अगर मैं वर्क निकालूँ कि लिक्विड को B से C तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा है, वर्क डन बाय द लिक्विड, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स की, तो प्रेशर, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकाल लूँगा तो प्रेशर इनटू एरिया, मैंने F1 की वैल्यू रख दी, और S1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहा हूँ, V1 डेल्टा T। इसमें मैंने यूज़ कर लिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये डिस्टेंस है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आपका टर्म हो जाएगा वॉल्यूम, डेल्टा V। जो लिक्विड यहाँ B से C तक जाएगा उसका वॉल्यूम हो गया। तो ये याद रखिएगा कि जो डेल्टा V है वो एक्चुअली A1 V1 और डेल्टा T का प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली एट D अगर मैं निकालूं, एट D वर्क डन अगर मैं निकालूं बाय द लिक्विड, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू P2 इंटू डेल्टा V। इसमें हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा ली है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि A1 V1 की जो वैल्यू होगी वो A2 V2 के इक्वल होगी। तो जब हम B पॉइंट पे D पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ आएगा P2 A2 V2 डेल्टा T। तो A1 V1 की जगह A2 V2 रख देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। नाउ नेट वर्क डन इन फ्लोइंग फ्रॉम B to E, B से E तक लिक्विड को फ्लो होने में कितना वर्क करना पड़ा है, तो W1 माइनस W2 कर लेंगे। W1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से रख दे रहा हूँ, P1 डेल्टा V, और W2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से रख दे रहा हूँ, P2 डेल्टा V। तो ये आ गया P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। ये नेट वर्क डन हो गया। अब नेट वर्क डन हमने पता कर लिया,
अब लिक्विड जब बी से ई तक जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है चिल्ड्रन वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली A1 इज़ लेस देन A2 है, इसलिए V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एरिया और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा क्या, अगर हम लोग फिर निकाल लें तो हाफ m V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और मास को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास को ब्रेक कर ले रहा हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बी से डी ई तक जाने में वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी आ गया है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो H2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू ग्रेटर है H1 से, तो मैं यहाँ पे mgH2 माइनस mgH1 कर लूँगा। अब जैसे यहाँ मास को ब्रेक कर लिया था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में, इसमें भी रख दे रहे हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू H2 माइनस H1, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन होता है चिल्ड्रन, वर्क डन वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम work done is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डेल्टा यू लिखा है। अब मैं इसमें से वैल्यू रखने जा रहा हूँ, इक्वेशन 4 से मैं रख दे रहा हूँ नेट वर्क डन की वैल्यू, नेट वर्क डन के लिए इक्वेशन 4 से रखूँगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन 5 से पुट करूँगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन 6 से रख देंगे। तो ये तीनों वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें जब रखते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, तो W की वैल्यू थी कैपिटल P1 माइनस P2 डेल्टा V, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया था हाफ रो डेल्टा V, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस ये डेल्टा V वॉल्यूम को बता रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, तो रो डेल्टा V H2 माइनस H1। अब देखिए V तो डेल्टा V तो पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया, डेल्टा V पूरी इक्वेशन से कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो, यहाँ एक टर्म G छूट गया है, रो G H2 माइनस रो G H1। जितने भी वन वाले टर्म्स हैं इनको मैं लेफ़्ट साइड में ले आ रहा हूँ, तो ये P1 प्लस चलिए यहाँ पे एक चीज़ देखना है। देखिए मैंने एक टर्म गलत लिख दिया था, V2 वाले पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी ग्रेटर है और B वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया है V2 इज़ ग्रेटर देन V1 एंड A2 इज़ लेस देन A1।
ठीक है। तो यहाँ दो जगह चेंजेस हैं अभी नोट्स में। अब इसमें अब मैं वन वन वाले टर्म्स को लेफ़्ट साइड में ले आ रहा हूँ। तो ये हाफ रो v1 स्क्वायर रो gh1, वन वाले सारे टर्म्स लेफ़्ट साइड में आ गए और टू वाले टर्म्स राइट साइड है। p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। और अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो इसको इस तरह से लिख देते हैं कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप, H1 इज इक्वल टू H2 हो जाता है। तो ये रो जी H1 और रो जी H1 सेम हो जाएंगे, ये कट जाएगा। तो उस केस में ये बस फॉर्मूला लगेगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा।